नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर बता दी कि तिरंगा लगाने और इसके साथ ही फहराया और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर देशभक्ति की भावना को प्रबल किया। यह अभियान स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में मनाया जा रहा है, जिसमें हर नागरिक को अपने घर पर तिरंगा फहराने और अपने देश के प्रति गर्व महसूस करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सीएम योगी ने भी सभी नागरिकों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत मंत्री ए के शर्मा ने अपने हर घर पर बता दी कि तिरंगा फहराया और मंत्री शर्मा ने जनता से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, बल्कि ये देश के बलिदान और एकता का प्रतीक है। ए के शर्मा ने कहा कि तिरंगा हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों की कुर्बानी और भारत की विविधता में एक एकता की याद दिलाता है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और देशभक्ति की भावना को मजबूत करें। जहां बता दें कि मंत्री ए के शर्मा ने अपने घर पर तिरंगा लहराया, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत देखने को मिली है, जहां स्वतंत्रता संग्रामियों को याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही इस अभियान में बता दें कि सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहाँ देश के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को उजागर किया जा रहा है और लोगों में एकता और अखंडता का संदेश दिया जा रहा है। लखनऊ से खबर है, जहाँ मंत्री ए के शर्मा ने अपने घर पर तिरंगा लहराया। खबर वाराणसी से है, जहां वोट चोरी के आरोपों के बीच गठबंधन का अपना सांसद तय करने का नजारा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी का सांसद मानते हुए घर जाकर जीत की बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें फूलों की मालाओं से सजाया और जीत की मिठाई खिलाकर उत्सव मनाया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने खुद को वाराणसी का सांसद बताया और बीजेपी पर वोट चोरी कर जीत हासिल करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने एसपी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में उनका समर्थन किया। इस पूरे नजारे में गठबंधन के बीच एक उत्साह और राजनीतिक खेल की झलक साफ देखी जा सकती है। निश्चित तौर से इन लोगों ने मेहनत किया था, चुनाव में पूरी ताकत लगाई थी, दिन रात एक कर दिया था, तो उसका आज सामने दिख रहा है कि वोट चोरी करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि काशी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी करके, वोट चोरी करके सांसद बना है। अब एक एक घर में 50-50 लोग निकल रहे हैं, 60-60 लोग निकल रहे हैं, उनके 49 बच्चे निकल रहे हैं। क्या है ये? भी तो सब जांच होने दीजिए, सारी चीज़ें सामने आ रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर चोरी करके और प्रधानमंत्री ने बनारस में चोरी करके यहाँ से वोट चोरी करके सांसद बने। ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई हैं। समाजवादी पार्टी, अमन यादव से लेकर हमारे सारे साथी, इन लोगों ने दिन रात मेहनत किया था। दिन रात, सुबह ना देखी ना रात देखी, मेहनत करके आज 4,60,000 जो वोट मतदाता दिए, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। चोरी करके इन लोगों ने चुनाव जीता है। अब काशी की जनता ने इनको अस्वीकार किया है, आज इन्होंने बधाई दिया कि हमारे सांसद आप हैं, ये हमारे भाई हैं, जीवन भर का रिश्ता है, वो हमेशा बना रहेगा। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आवारा कुत्तों को सड़क से हटाकर डॉग शेल्टर होम में शिफ्ट करने का मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। अदालत ने आदेश दिया है कि यह कार्य 8 हफ्तों के भीतर पूरा किया जाए। इस आदेश से पहले ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने डॉग शेल्टर होम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जल्द ही 5 नए डॉग शेल्टर होम्स के टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में आवारा कुत्तों की संख्या जानने के लिए सर्वे की कार्रवाई भी की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी और RVW को पहले ही पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि ताकि वे स्ट्रीट डॉग की संख्या में बारे में जानकारी दें, लेकिन अब तक इस संख्या की पूरी गणना नहीं हो पाई है। यहाँ पर पहले से भी तमाम शिकायतें सोसाइटियों से मिल रही थी। इस पर हम लोगों ने पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दिया था डॉग सेंटर बनाने के लिए, और अब हमारी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। स्वीकृति के लिए फाइलें जा रही हैं। उम्मीद मैं करता हूँ कि आज ही मेरी फाइल जा रही है, जिसमें देख भी रहे हैं आप कि हमारे यहाँ वही काम हो रहा है, और बहुत जल्दी हम लोग टेंडर प्रक्रिया में जा रहे हैं डॉग सेंटरों को बनाने के लिए, जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश का पालन भी हो जाएगा और यहाँ की समस्या का भी समाधान होगा। आप लोगों ने RW या यहाँ पर सेक्टर वासियों से पहले बातचीत करी थी इस तरीके से? हाँ, हम लोगों ने बात ही नहीं किया, बात भी किया और लिखित पत्र भी जारी किया है कि आपके यहाँ मतलब कितने स्ट्रीट डॉग हैं उसकी सूचना हमको दें, संख्या दें, जिसके आधार पर हम उनकी गणना करके अपना प्लान बना सकें। लेकिन अभी तक RWA ने या किसी भी सोसाइटी ने भी हमको नहीं दिया, जबकि महीनों पहले ये हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था पत्र लिख के, और व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया था तमाम लोगों से। हम लोग सेंटर बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। अभी हम जमीन उपलब्ध करा रहे हैं और उसके बाद टेंडर में आएंगे लोग, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर जो अनुभवी लोग होंगे उन्हीं को हम लोग चयन करेंगे और फिर उसके बाद से हम लोग डॉक्टर। इसी खबर पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी निकी डवास जी जुड़ गए हैं। निकी डवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है RN TV में। निकी जी, जिस तरह से ये माहौल और जिस तरह से ये कार्रवाई और जिस तरह आदेश देखने को मिला है, जहां एक और इससे लोग सहमत हैं तो वहीं दूसरी ओर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोग जंतर मंतर पे जाके प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किए हैं MCD को, और बाकी राज्य सरकारें भी इसको अपने राज्य में समान रूप से लागू करने के लिए इनिशिएटिव ले रही हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश से भी सुनने में आ रहा है कि योगी सरकार ने इस पे शेल्टर होम बनाने का डॉग्स के लिए पहले से ही कार्य शुरू कर दिया था। तो निसंदेह प्रत्येक राज्य के पास उतनी जमीन है कि 2-4-5 लाख कुत्तों का बंदोबस्त किया जा सकता है। और दूसरी बात, जो कुत्ते आवारा थे, सड़कों पर घूम रहे थे, जो मानव समुदाय को, बुजुर्गों को, बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे थे सोसाइटी में, उनको नियंत्रित करने, उनकी प्रजनन क्षमता नियंत्रित करने के लिए और उनको रेबीज के एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के लिए ये आदेश पारित किए गए हैं। ये तो पूर्णतः समाज हित में है और समाज को इसमें सहमति देनी चाहिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ राजनीतिक पार्टियां इसमें बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए, ना तो उनके पालतू कुत्ते सरकार द्वारा छीने जा रहे हैं और ना ही प्रशिक्षित डॉग्स जो सोसाइटी में हमारे आसपास पाले जाते हैं, हमारे घरों के आसपास या घरों में, उनको कोई हार्म नहीं है। जो आवारा कुत्ते समाज में लोगों को काटते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, जिनका कोई संरक्षण नहीं है, जो बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हैं, जो हमला करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सामाजिक आधार पर न्यूज़पेपर के थ्रू जो खबरें आ रही हैं या फिर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनके आधार पर खतरनाक कुत्तों को नियंत्रित करने की दिशा में ये प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें तो किसी तरह भी ये एंटी सोशल डिसीजन मैं नहीं कहूंगी इसको। बात है कि कुछ कुत्ते हमला भी करते हैं जिनसे लोगों की जान को खतरा बन जाता है, लेकिन जिस तरह से देखने को मिलता है कि कई कुत्तों की नसबंदी भी कर दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह का कार्य किया जाता है तो कुत्तों का वजूद तो खत्म ही हो जाएगा। अभी कुत्तों की नसबंदी तो नहीं की जा रही है। दिल्ली NCR में अकेले 13 लाख कुत्ते हैं, जिसमें 3 लाख कुत्तों को ही संरक्षण देने या इस तरह के डॉग शेल्टर में डालने की बात की गई है। बचे 10 लाख, क्या वो अपना प्रजनन बंद कर देंगे? अगर इस तरह के नियंत्रण, जो कि MCD में पहले से भी प्रावधान था कि कुत्तों को आप प्रजनन क्षमता उनकी कम कीजिए, उनकी नसबंदी कीजिए। किसी भी सोसाइटी में 10,000 लोगों की एक सोसाइटी में 2 से 5 कुत्ते ही रहें, ज्यादा से ज्यादा 10 हो जाएं। लेकिन आज हालात क्या है, 100 से 250 कुत्ते हैं। ऐसी अगर हालत रही तो कुत्तों ने, आपने खुद भी देखा है, यूपी के एक गांव में न्यूबॉर्न बेबीज तक को उठाना शुरू कर दिया था। बाद में कुत्तों को मरवाना पड़ा था क्योंकि उनकी संख्या अधिक हो गई थी।
और इसी स्थिति का जायजा लेते हुए तो ये निर्णय लिया गया है। जी, लेकिन निखिल जी, जिस तरह से आदेश जारी किया गया है, जिस तरह आपने बताया कि उन कुत्तों के लिए ये आदेश है जो लोगों की जान पे खतरा बनते हैं, जो लोगों पे हमला करते हैं, लेकिन जिस तरह से इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, वहां कहना है कि सबको बंद करना ये किस तरह का न्याय और ये किस तरह का कुत्तों पे जुल्म की ओर से देखा जा रहा है? शब्द स शब्द हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आकलन करें तो उसमें कहा गया है आवारा कुत्तों को, समाज के आवारा कुत्तों को, पालतू कुत्तों पे या घरेलू कुत्तों पे ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया गया है। जो लोग खुद कुत्ते पालते हैं उनको एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको खुला नहीं छोड़ते या खुले में किसी को काटने के लिए नहीं छोड़ते, उनके लिए ये निर्णय नहीं है। ये सिर्फ आवारा कुत्तों के लिए है। ये राहुल गांधी जी को भी, मेनका गांधी जी को भी और जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं उन लोगों को भी एक बार समझना चाहिए कि ये तो उल्टा कुत्तों को शरण देने वाली बात है। उनको टाइम से खाना मिलेगा, उनको अच्छे इंजेक्शंस वगैरह मिलेंगे, तो जिसकी वजह से वो कुत्ते संरक्षित भी हैं और समाज के लिए खतरा भी नहीं बनेंगे। जी, ठीक है निखिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन बेहद ही खास रहा। सदन की कार्रवाई 24 घंटे लगातार चलेगी और सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होकर कल सुबह 11 बजे तक चलेगी। इस सेशन के दौरान विकसित उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पर खास चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 अगस्त को इस चर्चा का जवाब देंगे। वहीं इस दौरान सदन में हर समय मंत्रियों की अनिवार्य मौजूदगी के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। रोस्टर को कुल 6 शिफ्ट में बांटा गया है। एक शिफ्ट 2 घंटे और बाकी शिफ्ट 3-3 घंटे की होगी। इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ से खबर है, जहां मानसून सत्र की कार्रवाई 24 घंटे चलेगी, जिसका रोस्टर भी तैयार किया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य होगी। और इसके साथ ही बता दें कि रोस्टर को 2 शिफ्ट में बांटा जाएगा, जहां एक शिफ्ट में 2 घंटे और इसके साथ ही दूसरे शिफ्ट में बता दें कि 3-3 घंटे होंगे। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सभी चर्चा का जवाब 14 अगस्त को देंगे। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए रुक करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंजी का। पीयूष जी, जिस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही है, लगातार हंगामे देखने को मिल रहे हैं, 14 अगस्त को योगी आदित्यनाथ जवाब देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखना होगा कि वो जवाब क्या देते हैं, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष में जो है एक आपस में भिड़ंत वाली स्थिति दिखाई दे रही है। और खासकर ये जो आपका विजन डॉक्यूमेंट को लेके ये जो सत्र चलाया जा रहा है आज से लेके कल तक रात भर का, उसको लेके भी जो तमाम सवाल हैं और विपक्ष भी जो है उस पर सवाल पूछने के लिए तैयार है। तो हंगामा वाला होगा निश्चित रूप से। हालांकि उद्देश्य है कि सारी चीजें अच्छी तरह से उस पर चर्चा हो, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए अब किस तरह से उसमें योगी आदित्यनाथ जी जवाब देते हैं ये तो अब बात सामने आएगी। लेकिन जो ये 2047 का जो विजन रखा हुआ है, मुझे लगता है कि इसकी जरूरत अभी नहीं, अभी जरूरत है कि तत्काल जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है, जी, मतलब 2047 में क्या उत्तर प्रदेश होगा। आपने कहा कि 2047 के विजन की अभी बात नहीं, लेकिन जो वर्तमान जो अभी की स्थिति है उस पर बात करना है। लेकिन अगर बात करें मुद्दों की, तो वो कौन से मुद्दे हैं जिस पे हंगामा देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिल सकता है? देखिए, हंगामा के लिए तो तमाम चीजें, कानून व्यवस्था जो है उसको लेके है। सबसे बड़ी समस्या है जो इस समय जो जल भराव की समस्या हो रही है, जिस तरह से पानी भर जा रहा है, पूरे हर शहर जो है वो डूब जा रहा है पानी से। और तमाम सड़कें, अभी एक खबर आई है रायबरेली की, जो कि लगातार वहाँ सड़कें जो है कम से कम 200 सड़कें ऐसी हैं जो गड्ढा पूरा बन गया, लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है, जबकि 30 करोड़ रुपया वहाँ खर्चा हो चुका है। तो और जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने जो है कि गड्ढा मुक्त करने का जो दावा किया था, तो आज तक जो है सड़कें उत्तर प्रदेश की गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। ये जो बेसिक सवाल है, जो है रोजगार का सवाल है, कानून व्यवस्था का, देखिए बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उन पे जो हिंसा होती है, महिलाओं पे जो अपराध होते हैं खिलाफ, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ये बात जो है कि क्राइम
ब्यूरो ने भी कही है। और अभी भी आप देखिए 2 घटनाएं अभी भी हुई हैं। अभी एक सोमवार को और एक राखी वाले दिन जिस तरह से जो है कि एक कजिन की खुद एक व्यक्ति ने जो है अपने कजिन से राखी बंधवाई, दिन में और रात में आके उसका बलात्कार किया। सबसे ज्यादा देखिए दर्दनाक और विभत्स घटना जो जिसको कह सकते हैं अभी सोमवार की है, हरदोई जिले की, जहाँ एक जो चैलेंज्ड वुमेन थी, जो बोल नहीं सकती थी। ठीक है पीयूष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और निर्धारित समय सीमा के अनुसार सितंबर तक इसे पूरा करने की तैयारी है। टर्मिनल बिल्डिंग का अधिकांश काम पहले से ही पूरा हो चुका है। इस नए एयरपोर्ट में एक साथ 10 विमान बोर्डिंग कर सकेंगे और इसके लिए टर्मिनल बिल्डिंग में 10 एयरब्रिज भी बनाए जाएंगे। शुरुआत में यहां घरेलू और कार्गो सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं की शुरुआत भी होगी। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल यातायात की सुविधा बढ़ेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी काफी हद तक बढ़ेंगे। नोएडा से ही खबर है, जहां बता दें कि एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर कार्य तेजी से चल रहा है और इसके साथ ही बता दें कि सितंबर तक ये कार्य पूरा होने के अधिकांश आसार लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही बता दें कि कुछ कार्य पहले से ही इसका पूरा हो चुका है, जिसको लेकर और बाकी बचे हुए कार्य के लिए बता दें कि तमाम तैयारियां और कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि 10 एरोब्रिज भी इसमें तैयार किए जाएंगे, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे और इसके साथ ही बता दें कि काफ़ी सुविधाएं इसमें देखने को मिलेंगी और इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नोएडा से ये खबर है, जहां बता दें कि एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अब तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है और सितंबर तक ये कार्य पूर्ण होने के अधिकांश आसार लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि पहले भी इसके कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं। नोएडा प्राधिकरण के अमिताभ कांत कमेटी के लाभार्थी 35 बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है। इन बिल्डरों के 75% राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे करीब 21,000 खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ होगा। प्राधिकरण ने बताया है कि बिल्डरों को हर 6 माह में 25% पैसा जमा करना था, लेकिन निर्धारित समय सीमा निकल जाने के बाद अधिकांश बिल्डर्स ने राशि जमा नहीं की है। सीईओ ने सख्त आदेश के बाद यह नोटिस भेजा है ताकि बिल्डर्स अपनी देनदारी पूरी करें और बता दें कि खरीदारों को भी खबर पीलीभीत से है, जहां बरखेड़ा थाने से एक अपहरण आरोपी कस्टडी से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी सोहेल में टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर भाग निकला। आरोपी एक गली की ओर भागा और इस दौरान गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में उसका वीडियो कैद हो गया। वीडियो में आरोपी के पीछे पुलिस कर्मियों का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही गली में सफाई कर्मियों ने भी उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर आसपास के इलाकों में तलाशी शुरू कर दी है और कुछ ही घंटों में आरोपी की गिरफ्तारी के आसार भी लगाए जा रहे हैं। आज दिनांक 13 अगस्त 2025 को थाना बरखेड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार थाना बरखेड़ा पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 2028/25 के नामित अभियुक्त सोहिल को पुलिस कस्टडी में थाने पर पूछताछ की जा रही थी, जिसके दौरान उसने भागने का प्रयास किया, परंतु तुरंत ही उसको पकड़ लिया गया। इस मुकदमे में आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकरण में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी एक जांच बिठाई गई है, जिसमें दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर गाजियाबाद से है, जहां नंदग्राम थाना क्षेत्र स्थित हिडन विहार इलाके में बुधवार को एक गोदाम में हुए गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक गोदाम में कपड़े की कटाई का कार्य चल रहा था और इसी दौरान वहां से बता दें कि गोदाम से जहरीली गैस निकली और इसके साथ ही इस दौरान वहां से एक अज्ञात गैस का रिसाव हुआ, जिससे स्थानीय लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। गैस के संपर्क में आने वाले कई लोगों को चक्कर आया और कुछ बेहोश होकर गिर गए। स्थिति को देखते हुए तत्काल पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और प्रभावित लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। ये तो पहले ही निकल गए मेरे नाम। फिर मैं बच्चों को
लेके जल्दी से भागी थी, पूरे घर में गैस गैस की तेजाब की बदबू हुई पड़ी थी। फिर जल्दी से बच्चों को लेके फिर ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हम बाहर रोड की तरफ चले गए थे। ये नहीं पता सिलेंडर चांद मोहम्मद। अच्छा, क्या हुआ था आपको? वहाँ कुछ नहीं, मैं सुबह उठा तो अपने घर से बाहर निकला तो गैस की जहरीली गैस की बहुत ही बुरी बदबू आ रही। तो मैं से तेजाब किसी का तेजाब पेशाब हो गया, तो जान करते करते देखते देखते पब्लिक वहाँ को बेहोश होने लगे, सब उन्हें घर से लेकर भाग रहे। इतनी मेरी हालत खराब हुई, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही। मैं अपने बीवी को लेकर अपने दोस्त से कहते भाई अपने घर में शिफ्ट कर, तो मैं सीधा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हॉस्पिटल में। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां बोटेनिकल गार्डन मेट्रो के पास स्विफ्ट कार में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक यह कार नोएडा के सेक्टर 37 से बोटेनिकल गार्डन की ओर जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पे काबू पाया गया। आग में घिरी कार यूपी 16 DP 8485 नंबर की थी और नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 37 में यह घटना हुई। फिलहाल कोई जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। खबर नोएडा से है, जहां थाना फेज 1 क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 10 के तीसरे फ्लोर पर बने ऑफिस में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। मौके पर CFO गौतम बुद्ध नगर स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। MPV टावर सेक्टर 10 यहाँ पे हम लोगों को 12:15 पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। शुरुआती दौर में हमें यहाँ पे फंसने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये G+3 का टावर है, इसके ऊपरी तल में आग लगी थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 3-4 फायर स्टेशनों से यहाँ पे 10 गाड़ियाँ भेजी हैं। जो अभी हमें नए व्हीकल मिले हैं, लेटेस्ट व्हीकल मिले हैं, एडवांस रेस्क्यू टेंडर है, आर्कुलेटेड वाटर टावर है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग बिल्डिंग में घुसे हैं। BS पहन के हमारे कर्मचारी घुसे हैं और लगभग 1 घंटे की फायर फाइटिंग के बाद जो है हमने यहाँ पे आग को पूर्णतः बुझा दिया है। आग लगने का कारणों का पता किया जा रहा है। अभी जैसे ही कारण होगा तुरंत साझा किया जाएगा। नीचे फर्नीचर्स की दुकानें थी, इसलिए आग ज़्यादा फैली है, परंतु हमारे बहादुर कर्मचारियों ने आग को पूर्णतः बुझा दिया। इसमें कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।